हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं प्रवीण आज फिर से आप लोगों को डराने के लिए लेकर आया हूँ व्यूवर्स की भेजी कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको भूतों की सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मज़ेदार सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आता हूँ, तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और डरिए प्रवीण के साथ। हेलो प्रवीण जी, मैं बहुत समय से आपके चैनल की हॉरर स्टोरी सुनता आ रहा हूँ और जब तक मैं आपके चैनल की स्टोरी सुन नहीं लेता मुझे रात में नींद नहीं आती। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी कहानी पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। हम करीब 2 महीने के लिए गांव में रुकने के लिए गए थे। पहले दिन जब हम वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, इसलिए पहली रात तो बिल्कुल नॉर्मल गुजर गई। लेकिन फिर अगले दिन मेरा कज़न मनोज, जो तब 12th क्लास में पढ़ता था, उसने प्लान बनाया कि आज रात हम कहीं घूमने चलेंगे। मैं भी तैयार हो गया। फिर रात में खाना खाने के बाद जब सब लोग सो गए थे तो मेरे कज़न ने मुझे उठाया और बाहर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैं तब नींद में था इसलिए उसको मना करने लगा। लेकिन फिर उसने मुझे कसम दे दी, तो ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ जाना पड़ा। वो मुझे अपनी बाइक पे बिठा के घर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गया जहां उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे बोला कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू इतनी दूर जाने वाला है, नहीं तो मैं बिल्कुल तेरे साथ नहीं आता। तो वो बोला कि इसीलिए मैंने तुझे पहले नहीं बताया था, नहीं तो तू मेरे साथ नहीं आता। मैंने भी सोचा कि अब अकेले इतनी दूर वापस तो नहीं जा सकता। मुझे तब बाइक भी चलानी नहीं आती थी, तो ना चाहते हुए भी मुझे वहीं रुकना पड़ा। उसकी गर्लफ्रेंड के गांव में जाने के लिए रोड नहीं थी, इसलिए हमें गांव के बाहर ही मोटरसाइकिल खड़ी करके करीब 2 किलोमीटर तक पैदल ही जाना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद मेरा कज़न बोला कि उसका घर आ गया है, तू यहीं कहीं छुप जा और अगर यहाँ कोई आया या इसके घर की लाइट खुली तो मुझको जल्दी से आके बता दियो। असल में उसकी गर्लफ्रेंड का रूम सबसे नीचे वाले फ्लोर में था और बाकी सब लोग ऊपर थे। मैंने कहा ठीक है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इतनी रात यहाँ कौन आएगा, और फिर मैं वहीं पास में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। उस पेड़ के नीचे घास के बहुत सारे ढेर बांध के रखे हुए थे। मैं वहीं जाके बैठ गया और ठंडी ठंडी हवा और रात के नज़ारे का मजा लेने लगा। तभी कुछ देर बाद अचानक मुझे किसी ने मेरे नाम से आवाज लगाई। एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद मेरा कज़न वापस आ गया है, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि ये आवाज तो किसी लड़की या औरत की थी। मैंने सोचा जरूर मुझे कोई वहम हुआ होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहीं पेड़ के सहारे बैठा रहा। लेकिन फिर 2 मिनट बाद फिर से किसी ने मुझे आवाज लगाई, लेकिन इस बार यह आवाज मेरे कज़न की थी। मैंने उठ के देखा तो वो सामने पहाड़ी पर एक खेत में खड़ा था और वहीं से हल्की हल्की आवाज में मुझे ऊपर बुला रहा था। मैंने सोचा अरे ये वहां कैसे पहुंच गया, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाके मैंने उससे पूछा कि तू दरवाजा खोले बिना बाहर कब आया, मुझे दिखा भी नहीं। तो वो बोला चुपचाप चल, देर हो रही है। मैंने सोचा ये शायद किसी और ही रास्ते से आ गया होगा। उसका मूड भी ठीक नहीं लग रहा था, शायद उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई होगी, इसीलिए वो मुझसे भी गुस्से में बात कर रहा था। मोटरसाइकिल गांव के बाहर खड़ी थी। हम पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए कुछ ही दूर गए थे
कि अचानक से मेरा पैर एक पत्थर से फिसल गया और मैं एक खेत नीचे जा गिरा। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरा कज़न मेरे लिए रुका तक नहीं, बस सीधा चलता रहा। यह देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं जल्दी से उसके पास जाने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। वहां अंधेरा तो था, लेकिन चांद की रोशनी में मैंने देखा कि उसके तो हाथ ही नहीं थे। मुझे लगा शायद उसे ठंड लग रही है, इसलिए उसने हाथ आगे की तरफ मोड़ लिए होंगे। तो उसके हाथ देखने के लिए मैं जैसे ही उसके बगल में पहुंचा तो वो मुझसे बोला, इतना घूर क्यों रहा है मुझे? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा तूने मुझे उठाया क्यों नहीं जब मैं फिसल गया था? तो मेरी बात सुन के वो हंसने लगा और हंसते हंसते ही उसकी आवाज लड़के से लड़की की आवाज में बदल गई। और फिर जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उस ठंडी हवा में भी मेरे पसीने छूटने लगे। उसका चेहरा बहुत डरावना था। डर के मारे मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैं रोने लगा और वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक खेत के कोने में पड़ा था जब बहुत सारी घास उगी हुई थी। मुझे वहां से जाने का रास्ता भी नहीं पता था, ना ही मेरे पास कोई फोन था जिससे मैं अपने कजन से बात कर सकूं। जैसे तैसे मैंने रास्ता ढूंढा और जब मुझे रोड दिखाई दी तो मैं पागलों की तरह वहां से भागने लगा। तब मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं जिस तरफ भाग रहा हूं बाइक उसी तरफ खड़ी है या रोड के दूसरी तरफ। लेकिन भागते भागते मुझे पीछे से बाइक की आवाज सुनाई दी। मेरा कजन मुझे आवाज लगाता हुआ आ रहा था। जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे बहुत डांटा और चिल्लाते हुए बोला कि कहाँ चला गया था, मैं पिछले 3 घंटों से तुझे ढूंढ रहा हूं। तब मैंने रोते रोते उसको पूरी बात बता दी। मेरी बात सुन के वो भी डर गया और मुझे बाइक पे बिठा के जल्दी से घर ले गया। लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे मैं फिर से बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन होश आते ही मुझे हर चीज से डर लगने लगा। यहां तक कि जब मेरे घर वाले भी मुझसे मिलने आए तो मैं उनसे भी डर रहा था। मेरे कजन ने कहा कि इसके ऊपर जरूर कोई भूत आ गया है, हमें इसे किसी देवी को दिखाना होगा। फिर शाम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जब मैं घर आया तो घर में एक आंटी बैठी थी। वो मुझे देखते ही नाचने लगी क्योंकि उनके शरीर में देवी आ गई थी। और वो नाचते नाचते ही मेरे पास आईं और मेरे बाल पकड़ के मुझे खींचते हुए मंदिर में ले गईं और मुझ पे चावल और राख से मारने लगीं। और तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर अचानक से ताकत आने लगी और मैं जोर से चिल्लाता हुआ किसी लड़की की आवाज में बोलने लगा। मैं कुमाऊनी भाषा में बोल रहा था, इके तो मी अपुन डागर लीजूं, मतलब इसे तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। फिर उन आंटी ने मंत्र पढ़ते हुए मेरे माथे पे दोबारा से भस्म लगाई और ऐसा करते ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरी मम्मी मुझे डांटते हुए बोली कि आज के बाद तू मनोज के साथ कहीं नहीं जाएगा। फिर उसी दिन शाम को हम अपने घर वापस आ गए। लेकिन घर आने के बाद उसी रात सपने में मुझे एक लड़की दिखाई दी जो मुझे अपने साथ एक ऊंची पहाड़ी पर लेकर जा रही थी और मैं ना चाहते हुए भी बस अपने आप उसके साथ चले जा रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे पीछे से कोई आवाज लगाता हुआ सुनाई दिया। वो आवाज सुन के मैं थोड़ा सा होश में आया तो देखा कि ये मेरा सपना नहीं था, बल्कि मैं सच में एक ऊंची पहाड़ी पर किसी अनजान लड़की के पीछे पीछे जा रहा था। और तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो हमारे इष्ट देव थे, जो कि एक बकरी के रूप में मेरी पैंट पकड़ के खींच रहे थे। उनके वहां आते ही वो लड़की बोली, अभी तो मैं जा रही हूं, लेकिन एक दिन मैं तुझे अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगी। तब तक मेरे घर वाले भी वहां पर पहुंच गए थे।
फिर मैं उनके साथ घर वापस आने लगा। मैंने नोटिस किया कि मैं तब जिस जगह मौजूद था वो मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह थी जहां से अगर मैं गलती से भी फिसल जाता तो शायद मेरी लाश भी किसी को नहीं मिलती। फिर अगले 2 दिन तक मैं अपने घर वालों के साथ ही सोया और तीसरे दिन हमारे घर में एक बड़ा जागरण रखा गया मुझे उस भूत से मुक्ति दिलवाने के लिए। यह जागरण अगले 6 दिन तक रोज शाम को चलता रहा। फिर आखिरी दिन उस लड़की ने मेरी जान बख्शने के बदले में 5 बकरों की बलि मांगी। फिर 2-3 दिन बाद हमने अलग अलग जगह जाके उन 5 बकरों की बलि दी। उसके बाद मेरे साथ वैसा फिर कभी कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम सुमन गोगोई है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल बेंगलोर में एक होटल में जॉब करता हूँ। बेंगलोर में मैं पहले एक किराए के कमरे में रहा करता था, लेकिन फिर होटल की तरफ से हमें एक स्टाफ रूम दे दिया गया। मेरे बाकी सब दोस्तों ने तो एक हफ्ता पहले ही उस रूम में शिफ्ट कर लिया था, लेकिन मैं एक हफ्ता बाद वहां शिफ्ट हुआ था। रूम में जो बाकी लड़के थे उनमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो पहले मेरे ही साथ रहता था। वो बहुत ही मजाकिया टाइप का लड़का था और हमेशा मजाक मस्ती करता था, जैसे कि रात में नाखून से नोचना, लात मारना, कान में गुदगुदी करना और यही सब। तो उस रात स्टाफ रूम में शिफ्ट करने के बाद रात में जब मैं उस कमरे में सो रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई, इस बिल्डिंग में भूत है। यह रात में अजीब अजीब हरकतें होती हैं। रात में जब हम सो रहे होते हैं तो कोई हमारी टांग खींचता है। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, चल झूठे, तूने जरूर कोई सपना देख लिया होगा। वो बोला, नहीं, यहां सच में कोई है जो रात भर बिल्डिंग के छत पर बैठे रोता रहता है और कई बार छत से नीचे भी कूद जाता है। मुझे पता था वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर उसी रात में मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। मेरे दोस्त की बताई वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात के करीब 1 बज गए थे। बाकी सब लोग सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था और तभी मुझे बाहर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही हो। और हर उतरते कदम के साथ मुझे पायल की आवाज आती। वो सुन के मैं बहुत घबरा गया। इतनी देर रात कौन औरत बिल्डिंग में आ सकती थी? और फिर अचानक से वो आवाज बंद हो गई। मैंने एक लंबी राहत की सांस ली और सोचने लगा कि यह जरूर मेरे मन का वहम होगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद अचानक से कोई मेरे पैरों के पास आके बैठ गया। मुझे लगा शायद मेरे दोस्त मजाक कर रहे हैं, तो मैंने धीरे से एक आंख थोड़ी सी खोल के देखा। लेकिन वो देखते ही मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि मेरे पैरों के पास एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उसका एक हाथ नहीं था। वो देख के मेरे तो जैसे हार्ट अटैक ही आने वाला था। मेरी पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई। मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, मानो पूरा शरीर सुन पड़ गया हो। ना ही मैं कोई मूवमेंट कर पा रहा था। फिर उस औरत ने धीरे से मेरी एक टांग पकड़ी और मुझे नीचे खींचने लगी। डर के मारे मैं मन ही मन रोने लगा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैं मन ही मन भगवान को याद किए जा रहा था। और फिर अचानक मेरे एक दोस्त की आंख खुल गई। उसने मेरी तरफ देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। मुझे मेरे दोस्त की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे पकड़ के जोर से हिलाया और मुझे उठा दिया। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुझे क्या हुआ है, और उसके मुझे हिलाते ही अचानक वो औरत भी वहां से गायब हो गई और मेरा शरीर फिर से हिलने डुलने लगा।
फिर मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई और अगले ही दिन मैं उस रूम से चला गया। मेरा नाम विशाल वरुण दत्ता है। मैं असम के डिगबोई जिले का रहने वाला हूं। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। यह घटना मुझे मेरे बचपन के दोस्त राहुल ने बताई थी। यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था। यह तब की बात है जब वो 12th क्लास में पढ़ता था। जिस जगह राहुल रहता था वो IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की कॉलोनी थी। वो भी उसी कॉलोनी में अपनी फैमिली के साथ एक क्वार्टर में रहता था। तो एक दिन उनकी कॉलोनी में रहने वाली एक छोटी लड़की अचानक से बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उसकी हरकतें देख के कुछ ही देर में कॉलोनी के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। साथ ही बता दूं कि उस लड़की की मां नहीं थी, सिर्फ उसका बाप था जो कि उस वक्त घर में नहीं था। आस पड़ोस के कुछ लोग उसके पास आकर उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजीब ही तरीके से चिल्ला रही थी और उछल कूद किए जा रही थी। इसी बीच वहां कॉलोनी के 3-4 जिम करने वाले लड़के आए और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस छोटी लड़की ने उन लड़कों को इतनी ऊपर उछाल के फेंक दिया कि वो सीधा छत से जा टकराए। राहुल ये सब अपनी आंखों से होता देख रहा था। ये सब देख के वहां खड़े सब लोग डर गए। सबको समझ आ गया था कि इसके ऊपर कुछ आ गया है। धीरे धीरे उस जगह पर जैसे लोगों का मेला सा लग गया था। उनके घर में एक गणेश जी का कैलेंडर लगा था जो तब उल्टा हो रखा था। तो भीड़ में से ही एक लड़के ने उस कैलेंडर को सीधा कर दिया। तो उसको देखते ही वो लड़की बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन फिर उस लड़के ने जैसे ही उसको फिर से उल्टा किया तो उसकी हरकतें फिर से शुरू हो गईं। वो लड़की बहुत गुस्से से उस लड़के की तरफ देखने लगी, तो वो लड़का डर के उस कैलेंडर से दूर हो गया। इसी बीच पड़ोस के लोग वहां एक जुनाब मतलब कि एक मौलवी को लेकर आए। मौलवी ने वहां आते ही उन लोगों को एक सफेद मुर्गा लाने को कहा और मुर्गा आने के बाद वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनके मंत्र पढ़ते ही वो मुर्गा बेहोश हो गया। वो बच्ची भी शांत हो गई थी। उसके बाद मौलवी ने उस मुर्गे को एक बड़े से पेड़ के नीचे रख के आने को कहा और उस बच्ची को रात भर एक कमरे के अंदर ही बंद करके रखने को कहा। पड़ोसियों ने वैसा ही किया। उन्होंने उसको घर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। फिर रात में जब उस लड़की का बाप आया तो उसने बहुत शराब पी रखी थी। अपने पापा को देखकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी, तो उसके पापा नशे में ही उस ताले को तोड़ने लगे। आसपास के लोगों ने उनको रोका भी, लेकिन नशे की हालत में उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और ताला तोड़ के सीधा अंदर चला गया और सबको गालियां देने लगा कि उसकी छोटी सी बच्ची को बाहर से बंद कर दिया है। फिर उस छोटी लड़की ने रोते हुए अपने पापा को बताया कि सामने एक पेड़ के नीचे एक सफेद मुर्गा रखा है, मुझे वो मुर्गा चाहिए। तो उसका बाप सीधा उसको उस मुर्गे के पास ले गया, लेकिन उसके बाद उन सब ने जो देखा वो बहुत ही डरावना था। सबने देखा कि उस मुर्गे के पास जाते ही उस लड़की ने उसको अपने दोनों हाथों से फाड़ दिया और उसका दिल निकाल के कच्चा चबाने लगी। ऐसा करते हुए उसका पूरा मुंह खून से लाल हो गया था। मुर्गे का दिल खाने के बाद वो बच्ची भी जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बाद में मौलाना ने बताया कि असल में उस बच्ची के ऊपर वहां एक पेड़ पे रहने वाली एक चुड़ैल आ गई थी। जब वो बच्ची उस पेड़ के नीचे दोपहर में खेल रही थी। इसीलिए ये कहा जाता है कि दोपहर में कभी किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस घटना के बाद वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मेरा नाम समर है। मैं उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में रहता हूं। मैं आपको अपने एक दोस्त के साथ घटी
एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे ये दोस्त असल में मुझसे 2 साल बड़े हैं, इसलिए हम इनको भैया कह के ही बुलाते थे। ये 2015 की बात है। उन दिनों हम सब लोग घर के पास एक खाली मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे। वो भैया भी साथ खेलने आते थे, लेकिन फिर अचानक वो कई दिनों तक क्रिकेट खेलने नहीं आए। कुछ दिनों बाद जब वो वापस खेलने आए तो उन्होंने हमें ये पूरी बात बताई थी। तो हुआ ऐसा था कि 2015 में गणेश विसर्जन के टाइम पर हमारी कॉलोनी के गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए लेकर गए थे। हमारे यहाँ विसर्जन रात में ही किया जाता है। तो उस रात वो भैया भी विसर्जन के लिए गए थे और वापस आते आते उन्हें रात के 2 बज गए थे। साथ ही बता दूं कि ये भैया भूत प्रेत जैसी चीजों पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो रात में अकेले ही हमारे चौक से नहर के साथ वाले रास्ते से होते हुए वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। रात में वो इलाका बिल्कुल सुनसान होता था। वहां से कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि नहर होने की वजह से वहां बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां उगाई थी। उस वक्त उन्हें तेज नींद भी आ रही थी। तो वो उस रास्ते से चलते हुए जा ही रहे थे कि तभी उनको अपने आगे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। लेकिन वो लड़की उनको सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए ही दिखी थी और तभी वो वहां से गायब हो गई। तो भैया ने अपनी आंखें मसल के देखा कि कहीं उनको कोई धोखा तो नहीं हुआ। लेकिन फिर वो लड़की उन्हें फिर से दिखाई दी और 2 सेकंड बाद फिर से गायब हो गई। भैया को लगा कि कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर ऐसा 3-4 बार और हुआ। वो लड़की उनको एक झलक दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। वहां आसपास ऐसी कोई छुपने की जगह भी नहीं थी। वो तो बस जैसे हवा में ही गायब हो जा रही थी। अब भैया को डर लगने लगा। वो तेजी से चलने लगे। तब तक वो समाधि वाले तालाब नाम की एक जगह पर पहुंच गए थे। वहां से उनका घर बस थोड़ी ही दूर था। अपने घर वाली गली में मुड़ने से पहले उन्होंने एक बार उस लड़की को मुड़ के देखा तो उनको वो लड़की फिर से दिखाई दी और तभी वहां जैसे एक तेज बिजली की चमक हुई और उस चमक में उनको उस लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो देखते ही वो भैया वहां से भागने लगे और सीधा अपने घर जाके बेहोश हो गए। उसके बाद उनको 3-4 दिनों तक तेज बुखार रहा। फिर कुछ दिनों बाद जब हमें इस बात के बारे में पता चला तो हमें भी बहुत हैरानी हुई। जो जगह उन्होंने बताई थी, हम कुछ दोस्तों ने वहां जाके पूछताछ की तो पता चला कि 2 साल पहले एक लड़की की उस रास्ते पे बिजली गिरने से मौत हो गई थी। तब से वो हर साल उसी दिन जब उसकी मौत हुई थी, वो रात में उस रास्ते से निकलने वाले सब लोगों को परेशान करती है। उस लड़की ने भैया को कोई नुकसान तो नहीं किया था, लेकिन उस घटना से वो बहुत डर गए थे। मेरा नाम राहुल है। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का रहने वाला हूं। मैं आपको अपने साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 15 साल का था। तब मेरी दादी जिंदा थीं और हमारे साथ ही रहा करती थीं। हम लोग किसान हैं, इसलिए मेरी दादी का भी ज्यादातर समय खेतों में ही बीतता था। तो एक बार जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तो एक दिन मैं अपनी दादी के साथ खेत में चला गया। दादी के साथ मैं सुबह 9 बजे ही खेत में पहुंच गया था। खेत में जाके मैंने दादी के साथ खेत की सफाई की और फिर 11 बजे के करीब दादी बोली कि चलो अब घर वापस चलते हैं, मुझे घर में भी कुछ काम है। मैंने कहा दादी आप चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। दादी बोली ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन तू भी जल्दी आ जाना। और फिर दादी वहां से चली गई। मुझे खेत में मस्ती करने में बहुत मजा आता था, इसलिए मैं अकेला ही खेत में रुक गया। खेत में छोटा मोटा काम करते करते मुझे दोपहर के 2 बज गए थे। चारों ओर
बिल्कुल शांति थी, क्योंकि दोपहर के समय गांव के सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। मैं भी घर जाने की सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी। मेरी दादी मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी। मुझे लगा शायद दादी मुझे घर बुलाने के लिए आई होंगी, तो मैं चारों तरफ दादी को देखने लगा, लेकिन दादी कहीं नहीं दिख रही थी। पर उनकी आवाज अभी भी आ जा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि दादी कहां से आवाज दे रही हैं। लेकिन फिर 4-5 सेकंड्स बाद अचानक मुझे 4 खेत दूर एक औरत सफेद साड़ी में टहलती हुई दिखाई दी। वही औरत वहां टहलती हुई मुझे आवाज दिए जा रही थी। उसके काले लंबे बाल थे जो उसके मुंह के सामने आ रखे थे, जिस वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल मेरी दादी की आवाज में मुझे बुला रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरी दादी नहीं है, क्योंकि मेरी दादी के बाल सफेद थे। मैं समझ गया कि यह पक्का कोई चुड़ैल है। मैं उसी वक्त भगवान का नाम लेते हुए वहां से सीधा अपने घर भाग गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा था। घर पहुंचा तो मैं बुरी तरह हाँफ रहा था और पसीने से बिल्कुल भीग चुका था। मेरे घर वाले भी मेरी हालत देखकर घबरा गए। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने ये बात घर वालों को बताई, तो मेरी दादी ने मुझे बहुत डांट लगाई। दादी ने बताया कि वो एक प्रेतिन है। यहां छत्तीसगढ़ी में चुड़ैल को प्रेतिन कहते हैं। उस दिन से आज तक मैं कभी अकेले खेत में नहीं जाता।